आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। आज किसानों ने फिर सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसानों ने कहा उन्हें बिल में बदलाव नहीं चाहिए, बल्कि पहले तीनों कृषि कानून रद्द हों, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। अब सवाल उठ रहा है, आखिर रास्ता निकलेगा कैसे? आज किसान संगठनों ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के प्रस्ताव का जवाब दिया। किसान संगठनों ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और आगे आंदोलन को और तेज करने की बात कही। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनके बेटे अजीत सिंह और पोते जयंत चौधरी किसान घाट पहुंचे। समाधि स्थल पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी, तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों ने किसान दिवस पर हवन किया। किसान घाट पहुंचे आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध किया और किसानों के आंदोलन के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। कितना बड़ा एक दुर्भाग्य देश के लिए है कि जिस व्यक्ति ने लोगों की भूख मिटाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, आज उनके जन्मदिन फिर दोबारा जिन लोगों के लिए उन्होंने काम किया, संघर्ष किया, वो मजबूर हो रहे हैं कि वो भूखे बैठे हैं, उपवास पे बैठ रहे हैं। किसान संगठनों ने घोषणा की है। मैं कुछ नहीं कह सकता, उनके सपोर्ट में हूँ, खड़ा हूँ। इधर 28 दिन से सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों ने आज फिर भूख हड़ताल की और लंबे मंथन के बाद सरकार की ओर से आए बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों के आंदोलन को बदनाम करने में जुटी है और कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है। सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है। कि आपके प्रस्ताव में अनिवार्य वस्तु संशोधन कानून का जिक्र तक भी नहीं है। हम फिर साफ कर दें कि हम इन तीनों कानूनों में संशोधन की मांग नहीं कर रहे, बल्कि इन्हें पूरी तरह निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी सरकार के रवैये की निंदा की। तो आंदोलन चलेगा और गांव से जिनकी हमको तलाश थी वे अब लोग आने शुरू हो गए। ये जो गुड़ बना कर ले हैं, इन्हीं का तो आंदोलन है। ये इन्हीं का आगे जिनका आंदोलन था वो आग लगे। अब इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ऐलान किया कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर भारत सरकार 9 करोड़ किसानों को 2 घंटे के भीतर 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी। प्रभाकर मिश्रा और कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक तरफ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के गुस्से ने केंद्र सरकार को परेशानी में डाल रखा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में किसानों के हाथ में हथकड़ी लगाने के बाद कांग्रेस बीजेपी सरकार की सोच पर सवाल खड़े कर रही है। एमपी के नरसिंहपुर में किसानों को क्यों हथकड़ी पहनाकर भेजा गया जेल, देखिए। एक तरफ जहां किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है, तो वहीं मध्य प्रदेश में किसानों के हाथ में हथकड़ियां देख अब कांग्रेस आग बबूला है और किसानों के प्रति इस रवैये को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। हथकड़ी पहने अन्नदाता की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की है। 7 साल पुराने बिजली चोरी के मामले में इन्हें 3 दिन जेल की हवा तक खानी पड़ी है। हैरानी की बात यह है कि किसान डब्लू और छोटे वीर को ये भी नहीं मालूम कि इन्हें कब बिजली बिल भुगतान के नोटिस मिले और ना ये पता है कि इन्हें किस जुर्म की सजा मिली है। मामा जी के नाम का बिल है और मुझको मेरे नाम से नोटिस पुलिस वाले गए। कितना बिल था? बोलते सर 31,000 मामा जी के नाम का। हमको बिल्कुल जानकारी नहीं जाता। बिल तो हमारे रेडी हैं, जमा सब कुछ हुआ है। आपको नोटिस मिला कभी? कोई नोटिस नहीं दिया। बिजली चोरी के मामले में करेली के मालहवाड़ा के 74 साल के किसान भी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। जेल से लौटे रामप्रसाद का कहना है कि उन्हें भी जुर्माने या नोटिस की कोई जानकारी नहीं थी। मैं तो देखे तो ये तो बैठा हूँ नहीं, घर को मुँह कच्चू पता नहीं बेजान मेरे काम। मैं तो खेती बाड़ी जाते नहीं है, रंगत नहीं है यार जान। मैं इतने के सबब मैं कच्चू नहीं जानू। मैं इसी गांव के 2 सगे भाई सुमंत कौरव और रमेश कौरव पर भी बिजली चोरी का मामला दर्ज हुआ था। दोनों को एक ही मामले में जेल भेज दिया गया। मेरे नाम से सर वो जानकारी मिली थी 6,000 रुपए है, तो उन्होंने मजबूरी का फायदा उठाकर सर उसमें चक्रवर्ती ब्याज जोड़कर
28,573 रुपये ले लिए सर। ये उसी के आधार पे हमारी जमानत हुई है। प्रकरण दोनों के नाम से उन्होंने संयुक्त बनाया। वे मालूम नहीं, घर का बनाते तो मेरे नाम से होता, खेत का बनाते तो छोटे भाई के नाम से होता। एक ही प्रकरण क्रमांक में दोनों को जेल में डाला। पुलिस का कहना है कि कोर्ट से 3 लोगों के खिलाफ वारंट जारी हुए थे, तो वहीं बिजली विभाग इन्हें पुराना मामला बता रहा है। अब किसान है कि नहीं ये तो हम नहीं कह सकते। हमारे पास गाडरवाड़ा विशेष न्यायाधीश महोदय विद्युत जो स्पेशल कोर्ट होती है, वहाँ से ये 3 वारंट प्राप्त हुए थे, रमेश, सुमित और राम प्रसाद कौरव के। अभी पुराने प्रकरण हैं और जिनको नोटिस मिल रहे हैं या नोटिस प्राप्त हो रहे हैं, तुरंत अपने बिल का भुगतान, जो भी उनका केस का प्रकरण का है, पैसा तुरंत जमा कर दें, जिससे कि वो न्यायालय की जो कार्रवाई है उससे वो बच सकें और जेल जाने की और जो गिरफ्तारी की जो कार्रवाई है वो ना हो पाए। किसानों को हथकड़ी लगाने और जेल भेजने को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी सरकार पर सवाल कर रही है। बीजेपी को किसान विरोधी बता रही है। बिजली बिल वसूली को लेकर नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में जिस प्रकार से किसानों को बंद किया गया और बंद पे हथकड़ी लगाकर किया गया, पूरी तरह से अमानवीय है और पूरी तरह से सरकार का किसान विरोधी रवैया उजागर करता है। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश में किसानों को हथकड़ी लगाने का यह मामला आने वाले वक्त में तुल पकड़ सकता है। नरसिंहपुर से अनुज ममार के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज 24। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में पहला चुनाव हुआ, जिसके नतीजों में गुपकार गठबंधन का दबदबा देखने को मिला। हालांकि बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि वो इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो वहीं कश्मीर घाटी में भी 3 सीटें उसने जीती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घाटी की जनता का शुक्रिया अदा किया। भारतीय जनता पार्टी has emerged as the single largest party. They got 75 seats. जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन को भले ही बड़ी जीत मिली, लेकिन 75 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। मंगलवार से ही बीजेपी के नेता जश्न मना रहे हैं और कश्मीर की आवाम को पीएम मोदी के फैसले के साथ बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी अनुराग ठाकुर इसे जमहूरियत की जीत बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई। जम्मू कश्मीर के अवाम ने कमाल किया है, ना बंदूक से डरे ना बारूद से। बैलेट का साथ दिया, लोकतंत्र को मजबूत किया, नई युवा लीडरशिप को आगे बढ़ने का अवसर दिया। ये अपने आप में दिखाता है कि यहाँ के लोग अब भ्रमित नहीं होंगे, गुमराह नहीं होंगे। गुपकार गठबंधन का दावा है कि जम्मू कश्मीर ने 5 अगस्त के पीएम मोदी के फैसले को नकार दिया और यहाँ की जनता विशेष राज्य का दर्जा छीने जाने से बेहद नाराज है। लेकिन बीजेपी ने सवाल दागा कि अगर ऐसा ही है तो फिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन गई। एक तरफ से तो आप कहते हो कि जमहूरियत की जीत हुई है, डेमोक्रेसी हैज वन, दीज वर पीसफुल इलेक्शंस, हाईली पार्टिसिपेटेड। On the other hand, you still deny us even the basic facility of 4G internet. BJP is using carrot and stick policy. कि जैसे ममता बनर्जी के यहाँ अगर किसी को पैसा दे के ले लिया, नहीं मानता है तो फिर उसके पास करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं। तो वो ही करके इन्होंने हमारी पार्टी को यहाँ बिल्कुल बुलडोज किया, तोड़ फोड़ की, पर उसके बावजूद भी हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही। और जम्मू कश्मीर की आवाम की जय, उन्होंने जो तमाचा मारा है इसका कारण समझना चाहिए। लोगों ने पहली बार लोकतंत्र में ईमानदार चुनाव को जमीन पर देखा, विशेष रूप से वैली में। डीडीसी चुनाव में बीजेपी ने जम्मू में क्लीन स्वीप किया, तो वहीं घाटी में भी 3 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए इस चुनाव में जनता ने खुलकर अपनी राय रखी है और तमाम पार्टियां इसे अपनी जीत बता रही हैं। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ के साथ पंकज शर्मा, जम्मू, न्यूज 24। बंगाल में सियासी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। आज पूर्वी मिदनापुर जिले के रामनगर में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 4 लोग घायल हुए। बीजेपी का आरोप है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके जुलूस पर हमला किया। एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगी भीड़, जमकर चली लाठियां, सियासी विरोधी जानी दुश्मन बन गए। कुरुक्षेत्र बन गया पश्चिम बंगाल का पूर्वी मिदनापुर।
पश्चिम बंगाल में सियासी लड़ाई किस कदर हिंसक उठी है, ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, ताबड़तोड़ लाठियां भी बरसी। जब से शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा है, तब से दीदी यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थक शुभेंदु के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कभी वो शुभेंदु के पोस्टर पर जूतों की माला पहनाते हैं, तो कभी उनके पोस्टर पर कालिख पोत कर अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं। मिदनापुर को शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहा जाता है, लिहाजा उनके समर्थक सत्ताधारी पार्टी के सामने घुटने टेकने को राजी नहीं। इस हिंसक झड़प में दोनों पार्टी के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। किसी के सिर फटे हैं तो किसी के पैर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। इस हिंसक झड़प के बाद पूरे इलाके में तनाव है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर के भी बड़ा सियासी घमासान हुआ था। नड्डा पर यह हमला तब हुआ था जब वो ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर जा रहे थे। बीजेपी ने सत्ताधारी टीएमसी पर इस हमले का आरोप लगाया था। अमरदेव पासवान, कोलकाता, न्यूज 24। बिहार की राजधानी पटना में बीती रात एक लड़की को 20 हथियारबंद बदमाशों ने अगवा कर लिया और आज सीएम नीतीश कुमार पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों पर भी निशाना साधा। अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंच गए बिहार के सीएम नीतीश कुमार। डीजीपीएस के सिंघल समेत आला अधिकारियों के साथ देर तक मंथन किया और फिर मीडिया के सामने अपराधियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और बिहार की स्थिति निश्चित रूप से यहाँ के पुलिस बल के द्वारा इम्प्रूव किया जाएगा, हमको भरोसा है। लेकिन सब चीज के बारे में पूरी बातचीत हो रही है और एक एक चीज की चर्चा हो रही है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बीती रात पटना के फुलवारी शरीफ में 20 हथियारबंद अपराधियों ने 22 साल की एक लड़की को अगवा कर लिया। जिस लड़की का अपहरण हुआ वो ट्यूशन टीचर है। वारदात के दौरान घर वालों के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने बदमाशों को खदेड़ा भी, लेकिन बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हालांकि नीतीश कुमार ने इस घटना का जिक्र तक नहीं किया। पहले भी कुछ कार्यक्रम के सिलसिले में आए हैं, आज हम जानबूझ करके आए हैं और आज भी आकर के कई विषयों पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। इन लोगों का प्रेजेंटेशन था, क्योंकि हम एक बार अगर लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी बात कर चुके हैं तो उसको वहीं तक छोड़ करके नहीं जाएंगे। एक एक एस्पेक्ट का डिटेल सर्वेक्षण कर रहे हैं और एक एक चीज को देख रहे हैं। इधर नीतीश कुमार ने अपराधियों को चेतावनी दी तो उधर आरजेडी ने नीतीश को ही सारी बीमारियों की जड़ बता डाला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। कि नीतीश कुमार जी ने पूरी तरीके से बिहार को बर्बाद कर दिया, किसानों को मजदूर बना दिया। और नीतीश कुमार जी ने सिर्फ किसानों को ही बर्बाद नहीं किया, नौजवानों को बर्बाद किया। व्यवसायियों के साथ क्या हो रहा है बिहार में, यह किसी से छुपा नहीं है। बीते कुछ दिनों में बिहार एक बार फिर अपराध की वारदातों को लेकर सुर्खियों में है। हत्या और अपहरण की बढ़ती वारदातों से सुशासन बाबू की छवि सवालों के घेरे में आ गई है। नीतीश कुमार को भी ऐसा लग रहा है कि मानो पानी सिर के ऊपर से आने वाला है। पटना से सौरभ कुमार और अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग को लेकर जो बात जेडीयू कह रही थी, अब वही बात कांग्रेस भी कहने लगी है। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस का कहना है एलजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी को हराने और तेजस्वी की पार्टी को फायदा पहुंचाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी फिसड्डी साबित हुई, लेकिन चुनावी दंगल में वो शुरू से अंत तक सुर्खियों में बने रहे। नतीजों में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली जेडीयू ने चिराग पासवान को आरजेडी की बी टीम बताया, तो बीजेपी भी उन्हें तेजस्वी का मददगार कहने से नहीं चूकी। लेकिन अब तो महागठबंधन की हिस्सेदार पार्टी कांग्रेस ने भी यही बात कह डाली। कांग्रेस का आरोप है कि एलजेपी की वजह से आरजेडी 75 सीटें जीतने में कामयाब रही, वरना तेजस्वी की पार्टी 25 से 30 सीटों पर सिमट कर रह जाती।
एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना कहीं भी उचित नहीं है। शिवानंद तिवारी एवं अन्य राजद के जो नेता हैं जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तेजस्वी जी की चाहिए उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। पहले अपनी समीक्षा करें ना। सिर्फ एक बात वो सोच लें कि अगर एलजेपी खड़ी नहीं होती तो वो कहाँ रहते, किस हाशिए पे रहते। हमने कांग्रेस ने तो अपना वोट ट्रांसफर किया है, निश्चित रूप से किया है, लेकिन अपना भी वो देख लें कहाँ क्या किया है, नहीं किया है। आनंद माधव के इस बयान को आरजेडी ने कांग्रेस का आधिकारिक बयान मानने से इनकार कर दिया है। आरजेडी का कहना है कि बिहार में कांग्रेस की कमान मदन मोहन झा के हाथ में है, तो वहीं राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की कमान राहुल और सोनिया गांधी के हाथ में है। ऐसे में किसी और के बयान पर टिप्पणी बेमानी है। कांग्रेस पार्टी में कौन व्यक्ति कब किससे मिल करके, कौन विधायक कब किसी पार्टी के अध्यक्ष से मिल करके, कौन प्रवक्ता किसी दूसरे दल के अध्यक्ष से मिल करके कोई बयान अगर दे दे, मैं इसको गंभीरता से नहीं ले सकता जब तक उनके बयान कोई उनके अध्यक्ष के रूप में या कोई उनके ऐसे आइडेंटिफाई पर्सन्स के रूप में प्रेमचंद मिश्रा बोलेंगे तो हम इन बातों को गंभीरता से लेंगे। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी कांग्रेस के बयान में सच्चाई दिख रही है कि राजद के पास खुद के बल पर ज्यादा सीटें ला पाने का मादा नहीं था। उन्हें कहीं न कहीं एनडीए के अंदर के एक घटक दल जिसको बिहार के चुनाव में बाहर कर दिया गया था, उसकी मदद से कुछ संख्या उनकी बढ़ी है और इस तरह से कहीं न कहीं जो बड़बोले दावे हैं राजद के, उनकी हवा भी निकल गई है। बिहार विधानसभा के चुनाव में 30 से ज्यादा सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के बीच हार का अंतर बहुत कम था और उन सीटों पर एलजेपी को 7 से 9% तक वोट मिले थे। दूसरी ओर कांग्रेस को 25 से 30 सीटें ऐसी मिली जहां पिछले कई बार से ना तो आरजेडी जीती ना ही कांग्रेस। बिहार के चुनावी दंगल में सबसे बड़ी हार कांग्रेस की हुई है। आरजेडी बार बार ये आरोप लगा रही है कि बिहार में कांग्रेस के कारण ही महागठबंधन को सत्ता हासिल नहीं हो सकी। शिवानंद तिवारी सरीखे कई आरजेडी नेता तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भी आरजेडी पर हल्ला बोल दिया है। विधानसभा का चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन नतीजों को लेकर महागठबंधन में अब भी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि एलजेपी की वजह से आरजेडी को 75 सीटें मिली। अब सवाल यह उठता है कि अगर एलजेपी की वजह से आरजेडी को 75 सीटें मिली तो कांग्रेस को मात्र 19 सीटें ही क्यों मिली। कैमरा मैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।